दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। देखिए, जो मध्यकालीन इतिहास की क्लास है वो लगातार चल रही है। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सारी क्लासेज आपको सब्सक्राइब करने के बाद फ्री में उपलब्ध हो जाएंगी। अब क्लास थोड़ी ज़्यादा समय में चलेंगी। जैसे अगर क्लास 2 घंटे की है, 1.5 घंटे की है, तो इसमें कोशिश ये होगी कि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, रिवीजन हो जाए, कि परीक्षा की जो संभावना है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो देखिए, इसमें जो आज की चौथी क्लास है वह है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तो देखिए, इसकी जो टाइमिंग है 1206 से लेकर के 1526, ये पूरा दिल्ली सल्तनत है। अब इसको हम कई भाग में बांट करके छोटे छोटे में इसका अध्ययन करेंगे। तो आज की जो क्लास है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, इसमें हम आपको बताएंगे कि जो दिल्ली स्थापित हुई उसके संस्थापक कौन थे। उसके बाद दिल्ली का जो तमाम प्रकार से समय समय पर कई लोगों ने अपनी राजधानी के रूप में बनाया। अब मध्यकालीन इतिहासकार जो दिल्ली के विषय में अपना व्याख्यान देते हैं, जो उसके विषय में वर्णन करते हैं। उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले जो वंश हैं उसकी चर्चा करेंगे। उसमें आपको थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे कि जो ममलूक वंश के शासक हैं या जिसे गुलाम वंश कहा गया, उनमें कौन कौन शासक हैं और उनके जो समय उनका है उसको बताएंगे। उसके बाद खिलजी शासक जो हैं सभी का जो नाम है वो और जो टाइमिंग उसकी चर्चा करेंगे। तुगलक वंश के विषय में बताएंगे और उसी तरीके से सैयद वंश की चर्चा आज इस क्लास में करेंगे। तो देखिए, क्लास से जो यहाँ पे है दिल्ली सल्तनत, ठीक है, 1206 से लेकर के 1526 तक। यहाँ पे देखिए, आगे क्लास में चलते हैं। यहाँ पे देखिए वो है, अब यहाँ पे एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली जो आज की वर्तमान हमारी राजधानी है, ठीक है, उस समय 1200-600 में ये दिल्ली की स्थिति क्या थी। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली लिखा, उसके बाद संस्थापक। इसके संस्थापक की अगर बात करें तो संस्थापक का नाम था आनंगपाल तोमर। ठीक है, इसके जो संस्थापक उनका नाम था आनंगपाल तोमर। आनंगपाल जो तोमर हैं, इनका अगर इनके मूल नाम की बात कीजिए तो इनका मूल नाम है बिलान देव। क्या नाम है? बिलान देव। ठीक है, इनके मूल नाम की भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। उसके बाद देखिए, जो दिल्ली है इसका और क्या क्या नाम है तो उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, अन्य नामों में इसकी जो है उसमें है इंद्रप्रस्थ, योगनीपुर, ठीक है, उसके बाद कुब्बतुल इस्लाम। तो अब जैसे इस्लाम का प्रमुख केंद्र, उसके बाद बगदाद द्वितीय। तोमर वंश के शासक ढिल्ली के नाम से इसका नामकरण दिल्ली पड़ा। उसके बाद देखिए, पृथ्वीराज रासो में वर्णित कथा के अनुसार लौह स्तंभ के ढीलेपन से इसका नाम ढिलक्या पड़ा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखिए जो पहला पॉइंट है इसमें दिया है अनंगपाल द्वितीय को तालकोट दुर्ग तथा अनंगताल नामक दिल्ली के प्राचीनतम जल निकाय कार्यों का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दूसरा बिंदु यहाँ पे, तो राजस्थान के बिझोलिया अभिलेख है। ठीक है, बिझोलिया अभिलेख जो 12वीं सदी में लिखा गया, में चौहान शासक विग्रह राज द्वारा
दिल्ली का या दिल्ली जीतने की चर्चा की गई है इसमें। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे इसमें है कि जो तीसरा तीसरा बिंदु है, इसमें 13वीं सदी में पालम बाओली अभिलेख एक है, पालम बाओली अभिलेख। इसमें कहा गया है कि दिल्ली को किसी उधारा नामक व्यक्ति द्वारा निर्मित बतलाया गया है। ठीक है, और अभिलेख में तोमर एवं चौहान शासकों के द्वारा चौहान शासकों के बाद मोहम्मद गोरी से बलबन तक सुल्तानों की सूची शक कहकर इसे दिखाया गया है। ठीक है, अब आगे चलिए, जो चौथा बिंदु इसमें लिया है वह अभिलेख है सरबन अभिलेख। जो सरबन अभिलेख है यह 14वीं सदी में लिखा गया। और दिल्ली के इतिहास के साथ दिल्ली के सुल्तानों को तुरुस्क या जिसे तुर्क कहकर संबोधित किया गया। ठीक है, अब पांचवा बिंदु देखिए इसमें कि 1192 ईस्वी में तराई के द्वितीय युद्ध के पश्चात दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हो गया। 1193 ईस्वी में दिल्ली भारत में गोरी राज्य के जो तो उसकी राजधानी बन गई। अब उसके बाद देखिए, मोहम्मद हबीब कहते हैं, जो इतिहासकार हैं, कि दिल्ली सल्तनत ने 1192 में तराई युद्ध में जन्म लिया था। ठीक है, जो हम मोहम्मद हबीब हैं एक दिल्ली सल्तनत के विषय में कहते हैं कि 1192 ईस्वी में जो तराई का युद्ध हुआ था उसी में दिल्ली का जन्म हुआ था। ठीक है, और आगे कहते हैं कि 1526 में पानीपत की रण के भूमि में कुछ मील दूर अपनी अंतिम सांस ली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डीडी कौशाम्बी कहते हैं कि राजधानी केवल तंबुओं का केंद्र है और सुल्तान के बदलने के साथ ही तंबू बदल जाते हैं। ठीक है, ये राजधानी के विषय में उन्होंने कही। उसके बाद छठा बिंदु देख लीजिए, यहाँ पे छठे बिंदु के अंतर्गत है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किला ए राय पिथौरा, किला ए राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान का यह दुर्ग था के चारों ओर निर्मित भवन मेहरौली दिल्ली के 7 महलों में पहला महल है। ठीक है, अब 7वें बिंदु पर चलते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली को हजरत ए दिल्ली के नाम से जाना जाता था। हजरत ए दिल्ली का मतलब है प्रतिभाशाली दिल्ली। उसके बाद देखिए, ईसामी जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि अरब, खुरासान, चीन, बुखारा तथा अन्य स्थानों से प्रसिद्ध व्यक्तियों ने मधुमक्खियों की भांति पंक्ति बनाकर दिल्ली में निवास किया, जैसे पतंग झुंड के झुंड दीपक घेर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसके विषय में ईसामी ने कहा। अब देखिए, जो 8वां बिंदु है उसके विषय में सर्वप्रथम बलबन द्वारा दिल्ली के चारों कोनों पर भोजपुर, पटियाली, काम्पिल और जलाली में 4 किलों का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो 9वां बिंदु है इसमें कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में निर्मित सीरी द्वितीय दिल्ली के रूप में जानी गई। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो सीरी का किला बनाया गया, अगर उसकी चर्चा करें तो कब बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1330 ईस्वी में बनाया गया। उसने यहाँ वृत्ताकार अलाई किला बनवाया। अलाई किला को कोशके सीरी या कुशके सीरी के नाम से इसे जाना गया, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने
7 द्वारों का निर्माण किया था। अब देखिए इसी के विषय में बर्नी ने कहा, सीरी के विषय में बर्नी कहता है कि शहर ए नव, ठीक है, सीरी को बर्नी ने कहा कि यह शहर ए नव है, अर्थात नव नगर है। उसके बाद देखिए सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली के चारों ओर एक रक्षात्मक चार दीवारी का निर्माण करवाया। आपको ध्यान देना, दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के चारों ओर एक सुरक्षा प्राचीर का, रक्षा प्राचीर या जिसे रक्षात्मक चहारदीवारी कहा गया, उसका निर्माण इसने करवाया था। अब देखिए जो इसमें 10वां बिंदु है, ठीक है, 10वां बिंदु इसमें देख लीजिए, ये आपका जो 10वां बिंदु है इसमें आपको देखना है कि गियासुद्दीन तुगलक है, ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर को बसाया था। यह दिल्ली का तीसरा नगर था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो दूसरी दिल्ली थी उसका नाम था सीरी द्वितीय दिल्ली, और जो जब तीसरी बार दिल्ली बसी तो उसे बसाने वाला कौन था? गियासुद्दीन तुगलक ने जब तुगलकाबाद नामक नगर बसाया तो वहीं दिल्ली का तीसरा नगर बना था। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 11 है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां पनाह नगर बसाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां पनाह नगर बसाया जो कि दिल्ली का चौथा नगर था। जहां पनाह नगर जो है राय पिथौरा तथा सीरी के मध्य स्थित था, ठीक है। जहां पनाह नगर है जो राय पिथौरा एवं सीरी के मध्य स्थित था। आपको ध्यान देना है, अगर चौथे दिल्ली की बात की जाएगी तो उसे बसाने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद भी यहाँ पे ये पूछा जाता है कि जहां पनाह नगर को किसने बसाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था, जिसे चौथी दिल्ली के नाम से जाना गया है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 12 देखिए, फिरोज तुगलक ने यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद नामक नगर बसाया। यह दिल्ली का 5वां नगर था, ठीक है। आपको ध्यान देना है, अगर 5वें दिल्ली की बात की जाएगी उसे बसाने वाला कौन था, तो उसे बसाने वाला था फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि फिरोजाबाद नामक नगर को किसने बसाया, तो वह बसाने वाला था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अब आगे देखिए, जब इसने फिरोजाबाद नामक नगर को बसाया तो देखिए फिरोजाबाद आज ही फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब देखिए सैयद वंश के शासक मुबारक शाह जो था, सैयद वंशी शासक मुबारक शाह 1434 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नगर का निर्माण करवाया, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि मुबारकाबाद नामक नगर का निर्माण किसने करवाया, तो आपका उत्तर होगा मुबारक शाह ने। ये मुबारक शाह किस वंश से संबंधित था? ये मुबारक जो शाह है यह सैयद वंश के शासक के रूप में शासन किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 13 बिंदु है कि जब शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो शेर शाह ने दिल्ली में शेरगढ़, और जिसे शेरगढ़ है जो बनवाया उसे दिल्ली शेर शाही के नाम से भी जाना जाता है। इन नगरों को बसाने वाला कौन था? इसे बसाया था शेर शाह सूरी ने। यह जो नगर है यह 5वां नगर, सॉरी ये छठा, ये जब छठी बार दिल्ली बनी तो उसे बनाने वाला था शेर शाह सूरी, ठीक है। 5वां नगर बसाया फिरोज शाह तुगलक, और जो छठी बार दिल्ली बसाई गई तो उसे बसाने वाला था शेर शाह सूरी, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर पे चलते हैं।
14 नंबर पे आ जाएंगे बाबर के पास। बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीन करके दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बना दिया। ठीक है, अब चलते हैं 15 नंबर पर। अब देखिए यहाँ पे 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की। यहाँ पे प्रश्न भी बनता है कि हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की, तो वहां पे दीन पनाह नगर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे थोड़ा उल्टा भी पूछ लेता है कि दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की, तो हुमायूं ने की थी। तो यहाँ पे कई बार और प्रश्न बन सकता है कि दीन पनाह नामक नगर हुमायूं ने किस स्थान पर बसाया, तो वह था दिल्ली। एक प्रश्न और बनेगा, हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना कब की थी, तो किया था 1533 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए 16 बिंदु पर चलते हैं कि मध्यकालीन भारत का प्रथम और एकमात्र हिंदू राजा था हेमू। ध्यान दीजिएगा, मध्यकालीन भारत का प्रथम और एकमात्र हिंदू राजा था हेमू, जिसने 1556 ईस्वी में दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इस तरीके से हेमू के विषय में भी प्रश्न बनता है कि मध्यकालीन भारत का एकमात्र हिंदू राजा कौन था, तो वह था हेमू। तो हेमू के विषय में एक प्रश्न और बनेगा कि हेमू ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कब किया, तो 1556 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए जो 17 नंबर पॉइंट है यहाँ पे देखिए 17 नंबर पॉइंट है, तो यहाँ पे देखिए शाहजहां ने 1638 ईस्वी में, ठीक, शाहजहानाबाद नामक नगर की नींव डाली। आपको ध्यान देना है, तो ये भी प्रश्न बनता परीक्षा में कि शाहजहानाबाद नामक नगर की नींव किसने डाली थी, तो शाहजहां ने 1638 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं 1648 ईस्वी में इसको मुगलों की अंतिम राजधानी बनाया गया। ठीक है, जो शाहजहानाबाद है इसको मुगलों ने अंतिम राजधानी के रूप में बनाया था। कब बनाया था, 1648 ईस्वी। अब आगे चलते हैं 18 बिंदु पर। यहाँ पे देखिए एक है लॉर्ड लेक, जो अंग्रेज है, इसने 1 नवंबर 1803 ईस्वी में सलवाड़ी में सिंधियों की सेना को तहस नहस कर दिया। तहस नहस करने के बाद अलीगढ़, दिल्ली और आगरा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने 1 नवंबर 1803 ईस्वी को लसवाड़ी नामक स्थान पर सिंधियों की सेना को हरा दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने अलीगढ़ पर अधिकार किया, दिल्ली पर अधिकार किया और आगरा पर उसने अधिकार कर लिया। ठीक है, अभी आप देखिए 19 नंबर पे कि दिल्ली की इमारतों को ही केंद्र में रख करके सैयद अहमद खान ने आसारुस्सनादीद नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, अब 20 नंबर पे चलते हैं। आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है, कि 1911 ईस्वी जब आता है, ठीक है, जॉर्ज पंचम के सम्मान में तीसरा दिल्ली दरबार लगता है। अब यहाँ पे भी प्रश्न कई बार बना है, बहुत बार बनता और आगे भी बनेगा कि जॉर्ज पंचम दिल्ली कब आया था, तो वह आया था 1911 ईस्वी में। दिल्ली दरबार, तीसरी बार दिल्ली दरबार कब लगा था, तो 1911 में लगा था। किसके सम्मान में लगा था, जॉर्ज पंचम के सम्मान में लगा था। अब देखिए यहाँ पे कलकत्ता से नई दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा की, जिसे लागू किया गया 1912 ईस्वी में। उस समय जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड हॉर्डिंग
द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे, अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 1910 से 1916 ईस्वी के बीच इन्होंने भारत पर वायसराय के रूप में काम किया था। इस नई दिल्ली का जो स्थापत्यकार है उसका नाम है सर एडविन लुटियंस। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि नई दिल्ली की अगर स्थापत्यकार की बात की जाए तो उसका नाम है सर एडविन लुटियंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला जो बिंदु हम अध्ययन करेंगे वह है मध्यकालीन इतिहासकारों द्वारा वर्णित दिल्ली। ठीक है, अब जितने इतिहासकार हैं उस समय तत्कालीन इतिहासकार, अब उन्होंने दिल्ली के विषय में अपने क्या क्या विचार दिए हैं, अब उसकी चर्चा करते हैं। देखिए उसमें एक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने किरानुस सादैन नामक जो पुस्तक लिखी है, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने, अमीर खुसरो ने दिल्ली को हजरत ए दिल्ली के नाम से जाना है। हजरत ए दिल्ली क्या है? हजरत ए दिल्ली का मतलब होता है प्रतिभाशाली दिल्ली। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो किरानुस सादैन नामक पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? उसके रचनाकार हैं अमीर खुसरो। ये बार बार परीक्षा में मिलान के लिए पूछ लेता है, उसके बाद वैसे भी पूछ लेता है, तो आपको ध्यान देना है अमीर खुसरो की जो पुस्तक है उसका नाम है किरानुस सादैन। इसी किरानुस सादैन में अमीर खुसरो ने दिल्ली को हजरत दिल्ली के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, अमीर खुसरो कहते हैं कि दिल्ली ज्ञान और कर्म के सम्मिश्रण के चलते ठीक बुखारा जैसी थी। ठीक है, अब इसकी तुलना इन्होंने बुखारा से की है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ के राजगीर संगत रास समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले शिल्पकारों में उन्नत थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बरनी जो है, बरनी फिर अपने विचार यहाँ के विषय में कहते हैं दिल्ली के कि दिल्ली बगदाद की ईर्ष्या, काहिरा की प्रतिद्वंदी तथा कुस्तुतुनिया के समकक्ष थी। अब यहाँ पे देखिए परीक्षा में ये वक्तव्य दे देगा, अब पूछ लेगा कि यह कथन किसका है। तो आपको ध्यान देना है कि बरनी कहता है कि जो दिल्ली है वह बगदाद की ईर्ष्या है, काहिरा की प्रतिद्वंदी है तथा कुस्तुतुनिया के समकक्ष है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे इसमें एक मंगोलों के कारण अजम, जिसे अजम कहा गया है। अजम का मतलब यहाँ पे इराक और ईरान में फारसी भाषा को गहरा धक्का पहुंचाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जब उसके सभी केंद्रों का अंत हो चुका तब दिल्ली फारसी परंपरा के अंतिम केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुई। ठीक है, उसके बाद देखिए बरनी ने दिल्ली सल्तनत को एक नगरीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना। आगे देखिए, आगे इतिहासकार एक हैं, उनका नाम है ईसामी। ठीक है, ईसामी कहते हैं कि दिल्ली शहर के प्रत्येक मोहल्ले के एक ज्योतिषी जरूर पाया जाता था। अब यहाँ पे ईसामी महोदय दिल्ली सल्तनत के जो शहर है दिल्ली, ठीक है, वहाँ के मोहल्ले के विषय में चर्चा करते हैं। वहाँ पे ये बताते हैं कि दिल्ली शहर ऐसा है, उसके जितने भी मोहल्ले हैं उसमें कोई न कोई ज्योतिषी जरूर पाया जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आज शब्द आ रहा है हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान के विषय में चर्चा करते हैं कि तीसरी सदी में ईरान के सासानी शासकों के अभिलेखों में इस देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है। आपको ध्यान देना है, तीसरी सदी में ईरान में जो वंश शासन करता था
वो थे सासानी वंश के शासक। उन्होंने जिन अभिलेखों को लिखा है उसी में इस हिंदुस्तान जो नाम है उसका उल्लेख वहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब देखिए अमीर खुसरो, जो अमीर खुसरो हैं वो भारत को हिंद के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अमीर खुसरो हैं वो भारत को हिंद के नाम से संबोधित करते हैं, और जो ईसामी हैं वह हिंदुस्तान कह करके इसको संबोधित करते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, अमीर खुसरो ने कहा कि हम भारतीय दूसरे देशों में ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाते हैं, दूसरे लोगों को यहाँ आना पड़ता है। अमीर खुसरो हिंदुस्तान के विषय में, जो हिंदुस्तानी यहाँ पे जो भारतीय हैं उनके ज्ञान के विषय में कहते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हम भारतीय ऐसे हैं जो दूसरे देशों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि दूसरे लोग जो हैं उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिंदुस्तान या भारत में आना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बताने जा रहे हैं ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। यह वक्तव्य अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। खुसरो के अनुसार हिंद ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र तथा शतरंज का ज्ञान दिया था। ठीक है, अमीर खुसरो जो हैं वह हिंदुस्तान के विषय में कहते हैं कि जो हिंद है यह दुनिया को एक गिनती दिया, पंचतंत्र दिया और शतरंज का ज्ञान दुनिया को प्रदान किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईसामी है। ठीक है, ईसामी ने कहा, अब देखिए यहाँ पे जो ईसामी है वह हिंदुस्तान का गुणगान करते हैं। गुणगान करते हुए वो कहते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान की खुशहाली की भी क्या कहें। ध्यान दीजिए, ईसामी महोदय ने हिंदुस्तान का गुणगान करते हुए बड़े अच्छे शब्दों में इसको सुशोभित किया है कि मुल्क हिंदुस्तान के खुशहाली के भी क्या कहने, खुद फिरदौस स्वर्ग, जिसे फिरदौस का अर्थ स्वर्ग होता है, कि खुद फिरदौस भी इस बगिया से रश्क या ईर्ष्या करे है। आगे लिखते हैं ईसामी, इसका इलाका धरती के माथे का गहना, जैसे सुंदर दुल्हन के मुखड़े का तिल हो। अब बताइए, ईसामी महोदय जो हैं वह हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी तरीके से बखान करते हैं। बखान करते हुए वो बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या करते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने, खुद फिरदौस भी इस बगिया के रश्क करे है। इसका इलाका धरती के माथे का गहना, जैसे सुंदर दुल्हन के मुखड़े का तिल हो। ठीक है, इस तरीके से जो समकालीन उस समय जो मध्यकालीन या सल्तनत कालीन जो इतिहासकार हैं वो दिल्ली के विषय में उनके क्या विचार थे, हमने उसकी चर्चा की। अब आगे चर्चा करते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर जो शासन करने वाले वंश हैं उसकी चर्चा हम देखिए एक एक करते। इसमें देखिए दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले जो वंश हैं, अब उसमें देखिए इसको हटाना पड़ेगा। तो देखिए 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक आपको ध्यान देना है। 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी के मध्य में ममलूक सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया।
ममलूक सुल्तानों को कहा गया है गुलाम शासक, ठीक है, जिसे गुलाम वंश भी कहा गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों को निम्नलिखित नामों से पुकारा जाता था। अब पहला देखिए, जिसे दास वंश कहा गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे दास वंश है या गुलाम वंश है, हालांकि यह कहना सही नहीं है कि ऐबक एवं इल्तुतमिश दासता से मुक्ति पा चुके थे, वहीं बलबन नहीं। अतः इस कालावधि के सभी शासक गुलाम नहीं थे। ठीक है, अब इलबरी वंश के बारे में देखिए, इलबरी वंश के बारे में चर्चा करें कि जो इलबरी वंश है, ठीक है, इसके विषय में चर्चा करें तो यह भी कहना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि ऐबक जो है यह मूलतः तुर्क था, न कि इलबारी था। ठीक है, वही इल्तुतमिश जो है वह इलबरी तुर्क था। बलबन स्वयं को इलबरी तुर्क का कहता है। ठीक है, जो बलबन है वो कहता है कि मैं इलबरी तुर्क वंश का हूँ। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए तो उसका एक दरबारी कवि है, उसका नाम है मिनहाज। मिनहाज जो तथ्य देता है उससे यह सिद्ध नहीं होता कि प्रथम इलबरी जो वंश है उसका संस्थापक था इल्तुतमिश। ठीक है, न कि ऐबक था। ध्यान दीजिएगा, प्रथम इलबरी वंश का जो संस्थापक था वह था इल्तुतमिश। ठीक है, वही बलबन को द्वितीय इलबरी वंश का संस्थापक माना जाता है। आपको ध्यान देना है, बलबन को द्वितीय इलबरी वंश का संस्थापक माना जाता है, जबकि इलबरी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, अब देखिए एक शब्द आया है ममलूक शासक। क्या शब्द है यहाँ पे? ममलूक शासक। ठीक है, अब यह कहना ज्यादा सही है कि स्वतंत्र माता पिता की संतान जो आगे चलकर दास बन जाते थे उसे ममलूक कहते थे। अब आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि ममलूक कहते किसे थे। जिसे गुलाम वंश कहा गया या दास वंश कहा गया उसे ममलूक वंश या शासक क्यों कहा गया? तो ममलूक का मतलब होता है कि जो यहाँ पे शासक बने, ठीक है, उनके माता पिता अपने आप में स्वतंत्र थे, केवल उसकी जो संतान थी वो बाजार में बेच करके किसी न किसी के गुलाम बन गए या दास बन गए। अर्थात बात करें कि स्वतंत्र माता पिता की संतान जो आगे चल करके दास बन जाते थे उन्हें ममलूक कहा जाता था। ठीक है, तो अगर इसमें थोड़ा और आपको डिफाइन करके बताएं कि जैसे इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश भले गुलाम था लेकिन इल्तुतमिश के जो माता पिता थे वो गुलाम नहीं थे। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि स्वतंत्र माता पिता की संतान जो आगे चल करके दास बन जाते थे उससे ममलूक कहा जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हबीबुल्लाह है, प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने मिस्र के इतिहास में उदाहरण देकर यह नामाकरण किया है। इसका जो ममलूक शब्द है, जो गुलाम वंश को नाम दिया ममलूक, इसका नामाकरण करने वाले कौन थे? प्रोफेसर हबीबुल्लाह। उन्होंने मिस्र का जो इतिहास है वहां से इस शब्द को लिया है और जो गुलाम वंश है उनके शासकों को ममलूक नाम दिया है। अब आगे देखिए, इतिहासकार है अजीज अहमद। जो इतिहासकार है अजीज अहमद, इन्होंने 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी के बीच जो सुल्तान है को आरंभिक दिल्ली के आरंभिक तुर्क कहकर संबोधित किया। अब आपको ध्यान देना है कि जो इतिहासकार हैं अजीज अहमद, इन्होंने दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासक कहा है। वहीं कुछ इतिहासकार हैं जो इस कालावधि के सुल्तानों को आदि तुर्क के नाम से संबोधित किया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है,
तो नामों को अगर समझा जाए तो गुलाम वंश को गुलाम वंश कहा गया, गुलाम वंश को दास वंश कहा गया, गुलाम वंश को ममलूक कहा जाता है, और गुलाम वंश को दिल्ली के आरंभिक तुर्क कहा जाता है, और गुलाम वंश के जो सुल्तान है उन्हें आदि तुर्क के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा है कि पठान युग। ठीक है, पठान युग जो है ये 1206 से लेकर के 1226 ईस्वी की जो कालावधि है इसे पठान युग कहना गलत है। कुछ भी जो इतिहासकार हैं इसे पठान युग कहते हैं, जो कि तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि एक वंश जिसने 14 से 51 से 1526 के बीच राज किया पठान नस्ल का था। इसका शुद्ध नाम दिल्ली सल्तनत का युग कहना ज्यादा तर्कसंगत होगा। अब आपको समझना है कि अगर सही अर्थों में इसके नाम को देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का युग यही ज्यादा शब्द इसके लिए उचित है। ठीक है, क्योंकि इस अवधि के अधिकांश दिल्ली ही सल्तनत की राजधानी रही। अगर दूसरी परंपरा की बात की जाए तो इस साम्राज्य को उसकी राजधानी के नाम संबोधित किया जाए, जैसे विजयनगर साम्राज्य, मदुरई की सल्तनत। अभी इतिहासकार यहाँ पे ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जो दिल्ली है इसके विभिन्न नामों से ना जान करके इसे उसकी जो दिल्ली राजधानी उसी के नाम से इसे जाना जाए तो ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अब चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी के बीच 3 राजवंशों ने शासन किया। ठीक है, जिसमें दिल्ली सल्तनत पर शासन किया अगर उनके नाम की बात की जाए तो वो कई थे, जिसमें देखिए पहला कुतुबी वंश है। ठीक है, जो कुतुबी वंश है 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी। पहला वंश कुतुबी वंश जो 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी में के बीच शासन किया। अगर इसके संस्थापक की बात की जाए तो वह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबी वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और कुतुबी वंश ने जो शासन किया 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। अब दूसरा बिंदु देखिए यहाँ पे वह आया है शमसी वंश। जो शमसी वंश है उसने 1210 से लेकर के 1265 ईस्वी तक शासन किया। अर्थात शमसी वंश के जो विभिन्न शासक थे, ठीक है, जिसमें इल्तुतमिश है, जिसमें रजिया सुल्तान है, जिसमें बलबन है, जो तमाम प्रकार के नाम हैं वो शमसी वंश के अंतर्गत हैं। ठीक है, इसके जो संस्थापक वह इल्तुतमिश है। अब देखिए जो बलबन है, जो बलबन है इसी शमसी वंश में अपने आप को मजबूत करके 1266 ईस्वी में, ठीक है, 1266 ईस्वी में शासक बन जाता है। जब शासक बना तो बलबनी वंश की स्थापना कर देता है। और जो बलबन है 1266 से लेकर के 1290 ईस्वी के बीच शासन करता है। अर्थात बात करें तो बलबनी वंश के संस्थापक क्या नाम है? बलबन। ठीक है, अब देखिए जो तीनों वंश हैं इनको सामूहिक रूप से ममलूक वंश के इतिहास के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखिए जो आपको क्रमशः एक एक करके हम बताएंगे। अब इसमें पहला देखिए शासक का नाम है ममलूक या गुलाम शासक। दूसरे में दिया है काला अवध। ठीक, काला अवध 1206 से लेकर 1290 ईस्वी। अब एक एक करके हम चर्चा कर देखिए। इसमें पहले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने
1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद देखिए आराम शाह जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है आराम शाह। आराम शाह ने 1210 ईस्वी में शासन किया। ठीक है, अब आराम शाह के बाद अगला शासक आता है शमशी वंश का, जो है उसने शासन किया 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और रुकनुद्दीन जो फिरोज है, इसने 1236 ईस्वी में केवल शासन किया। इसका शासन जो काल है बहुत सीमित था। अब देखिए रुकनुद्दीन फिरोज के बाद, ध्यान दीजिए, रुकनुद्दीन फिरोज के बाद नाम आता है रजिया सुल्ताना का। रजिया सुल्ताना ने 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन किया। कहाँ पे किया? दिल्ली पर किया। रजिया के बाद नाम आता है बहराम शाह का। बहराम शाह ने 1240 से लेकर के 1242 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, अब बहराम शाह के बाद नाम आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी से लेकर के 1246 ईस्वी के बीच शासन किया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे चर्चा करते हैं। ये आते हैं नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ने 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक शासन किया। इसी 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी के बीच बलबन ने अपने आप को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। ठीक है, अब देखिए नासिरुद्दीन महमूद के बाद आता है बलबनी वंश का संस्थापक बलबन। बलबन ने 1266 ईस्वी से लेकर के 1287 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। अब बलबन के बाद नाम आता है कैकुबाद का। जो कैकुबाद है, इसने 1287 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, अब जब इसकी मृत्यु हो जाती है कैकुबाद की, तब शासक बनता है कयूमर्स। कयूमर्स जो है, इसका शासन बहुत सीमित था। इसने कुछ माह केवल शासन किया, वह था 1290 ईस्वी। इस तरीके से जो पूरा दिल्ली सल्तनत है, उसके जो प्रमुख शासक थे, उनका जो समय था, हमने एक एक करके चर्चा की। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नाम किसका है? पहला नाम कुतुबुद्दीन ऐबक का, दूसरे पे आराम शाह, तीसरे पे इल्तुतमिश, चौथे पे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, पांचवें पे रजिया, छठे पे बहराम शाह, सातवें पे अलाउद्दीन मसूद शाह, आठवें पे नासिरुद्दीन महमूद, नौवें पे हैं बलबन, 10वें पे हैं कैकुबाद और 11वें पे है कयूमर्स। ठीक है, इस तरीके से जो शासक है गुलाम वंश के, उनकी चर्चा की। अब देखते हैं, अब नाम आता है खिलजी वंश के शासकों का। अब खिलजी वंश के जो शासक हैं, ठीक है, खिलजी वंश के शासक, ठीक है, अब खिलजी वंश के शासक यहाँ पे हैं। ठीक है, अब इनकी जो टाइमिंग है खिलजी पूरे वंश का, वो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जो पहला शासक है खिलजी वंश का, उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम है? जलालुद्दीन खिलजी। यही खिलजी वंश के जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, जो जलालुद्दीन खिलजी है, इसने 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा शासक आया थोड़े समय के लिए, उसका नाम है इब्राहिम रुकनुद्दीन। इब्राहिम रुकनुद्दीन जो कुछ माह केवल शासन किए 1296 ईस्वी में। ठीक है, अब रुकनुद्दीन जो है, इसके बाद जो शासन करता है दिल्ली पर खिलजी वंश का,
उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो शासन करता है दिल्ली पर, उसका जो समय है वह है 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर किसी ने शासन किया तो उसका नाम है शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर ने केवल कुछ माह शासन किया, उसका जो समय है वह है 1316 ईस्वी। ठीक है, अब शिहाबुद्दीन उमर के बाद जो खिलजी वंश का शासक बना वह बना था मुबारक शाह। मुबारक शाह दिल्ली पर कुल मिला जुला करके 4 वर्षों तक शासन किया। इसका जो समय है वह है 1316 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी। ठीक है, मुबारक शाह के बाद फिर आता है शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, यह खिलजी शासक नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका जो समय है वह है 13 से 20 ईस्वी। ठीक, तो इस तरीके से जो खिलजी वंश के शासक है उनकी चर्चा हमने की। ठीक है, तो हम इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा में क्रम करके पूछ लेता है कि इनका क्रम क्या क्या है, इसीलिए आपको जानना जरूरी है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, आगे चर्चा करेंगे तुगलक वंश की। तुगलक वंश में देखिए तुगलक वंश के शासक हैं, इनका जो समय 1320 से लेकर के 14 से 12 ईस्वी। तुगलक वंश के शासकों में इनका जो समय है पूरा तुगलक वंश का वह है 1320 से लेकर के 14 से 12 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए एक एक करके पहला जो संस्थापक है वह थे गियासुद्दीन तुगलक। पहले शासक क्या है? गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक का जो समय है वह है 1320 से लेकर के 1325 तक। गियासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश के संस्थापक हैं, इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर 1320 ईस्वी में शासन शुरू किया और 1325 तक इन्होंने शासन किया। अब दूसरे जो महत्वपूर्ण हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जिसने 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। इसका जो शासन काल था वो काफी विवादित रहा था। अब आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद नाम आता है फिरोज तुगलक। क्या नाम है? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। अब देखिए जो चौथे शासक हैं इनका नाम है गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय, जिसे तुगलक शाह भी कहा गया है। गियासुद्दीन जो तुगलक है इसने 1388 ईस्वी से लेकर के 1389 ईस्वी तक शासन का कार्य किया। अब गियासुद्दीन तुगलक के बाद नाम आता है अबू बकर शाह का। अबू बकर शाह ने 1389 ईस्वी से लेकर के 1390 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। अब अबू बकर शाह के बाद जो छठा नाम है वह है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने दिल्ली पर 1390 से लेकर के 1394 ईस्वी तक शासन किया, अर्थात 4 वर्षों तक दिल्ली पर इसने शासन किया। जो सातवें शासक हैं तुगलक वंश के उनका नाम है अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह जो हैं इन्होंने केवल थोड़े समय के लिए शासन किया, वह था 13 से 94 ईस्वी तक। जिसमें अंतिम शासक हैं उनका नाम है नासिरुद्दीन महमूद, ये 8वें शासक के रूप में है। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद जो है वह दिल्ली पर 1394 से लेकर के 14 से 12 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। इस तरीके से दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले जो तमाम नाम हैं, ठीक है, उसकी चर्चा हमने की।
तो आपको यहाँ पे जो क्रम है उसको देखना है, क्रम को याद करना है, कई बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे सैयद वंश है और लोदी वंश, यहाँ पे देखिए ये आपका है सैयद वंश और नीचे दिया है लोदी वंश। अब इसमें आपको चर्चा करना है कि जो सैयद वंश है इसका जो संस्थापक उसका नाम है खिज्र खां। ठीक है, यह है संस। ठीक है, अब यहाँ देखिए सैयद वंश, दूसरा है लोदी वंश। सैयद वंश का जो टाइमिंग है वह 14 से लेकर के 1451 ईस्वी, और लोदी वंश का जो शासन है वह है 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है जो खिज्र खां है यह संस्थापक है। ठीक है, सैयद वंश का। सैयद वंश के बाद अगर कोई आया तो उसका नाम था तो सैयद जो खिज्र खां है यह दिल्ली पर 1414 ईस्वी से लेकर के 1421 ईस्वी तक शासन दिल्ली पर किया था। खिज्र खां के बाद नाम आता है मुबारक शाह का। मुबारक शाह ने 1421 ईस्वी लेकर के 1434 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। और मुबारक शाह के बाद नाम है मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह ने 1434 ईस्वी से लेकर के 1443 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो चौथा नाम है आलम शाह। आलम शाह जो है यह 1443 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, 1443 से लेकर के 1451 तक दिल्ली पर शासन किया। तो इस तरीके से जो जो चार शासक हैं, ठीक है, उसकी चर्चा की जो सैयद वंश से संबंधित है। उसके बाद देखिए लोदी वंश, अब इसकी चर्चा हम एक एक करके करते हैं। ठीक है, लोदी वंश के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण शासक हैं। पहला है बहलोल लोदी जो संस्थापक है लोदी वंश का। ठीक है, संस्थापक था। और लोदी वंश जो बहलोल लोदी है इसका जो समय है शासन करने का तो यह शासन दिल्ली पर करता है 1451 से लेकर 1489 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद नाम है आता है सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी ने 1489 ईस्वी से लेकर के 1517 ईस्वी के बीच दिल्ली पर शासन किया। उसके बाद नाम है इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी जो है इसने दिल्ली पर 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी की भी दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने ममलूक वंश के विषय में आपको बताया शासकों के, उसके बाद खिलजी वंश के, तुगलक वंश के, सैयद वंश के और लोदी वंश के। अब हमने शार्ट में आपको यहाँ पे समझा दिया। अब इसकी चर्चा हम एक एक करके जो क्लासेज आती जाएंगे उसमें हम करते जाएंगे। अब आपको यहाँ पे बता दें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, अब इसमें हम जो चर्चा करेंगे देखिए पहला 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला जो बिंदु है तुगलक वंश में नासिरुद्दीन महमूद एवं नसरत शाह ने एक साथ एक दूसरे के समानांतर शासन किया था। अगर अर्थात बात की जाए तो एक साथ में तुगलक वंश के दो ऐसे शासक हैं जिन्होंने एक दूसरे के समानांतर शासन किया। ठीक है, दोनों की जो पद स्थिति थी वो समान थी, जिसमें एक नाम था नासिरुद्दीन महमूद का, दूसरे का नाम है नुसरत शाह। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे यदि नसरत शाह को भी शामिल कर लिया जाए तब सुल्तानों की संख्या 33 हो जाएगी। इसमें शामिल एकमात्र महिला शासक थी रजिया। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले कुल शासक जो संख्या है वह है 33। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासकों ने शासन किया उनकी संख्या है, कुल संख्या कितनी है? 33। आपको ध्यान देना है, जिसमें एकमात्र महिला शासक क्या है जिसका नाम था रजिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा बिंदु यहाँ पे है उसमें कि 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर कुल 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया। आपको यहाँ पे यह भी ध्यान देना, परीक्षा में पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा कि 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी के मध्य दिल्ली पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो 5 वंशों ने शासन किया। अब यहाँ पे प्रश्न और बनेगा कि 5 वंशों ने मिलकर के कुल कितने वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया? तो शासन किया था 320 वर्षों तक। ठीक है। लेकिन सबसे अधिक शासन करने वाला वंश कौन सा था? सबसे अधिक शासन करने वाला वंश था तुगलक वंश। तो तुगलक वंश है, इसने 94 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। अब देखिए, सबसे अधिक शासन करने वाला राजवंश वह था तुगलक वंश जिसने 94 वर्षों तक शासन किया, और सबसे कम शासन करने वाला वंश था खिलजी वंश। यह खिलजी वंश जो है यह मात्र 30 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। अब देखिए, ये तो बात हो गई सबसे कम और सबसे अधिक की। अब देखिए यहाँ पे शासकों में जो बहलोल लोदी है, जो बहलोल लोदी है, जो लोदी वंश का संस्थापक था, इसने 38 वर्षों तक शासन किया। ठीक है। जो इसने 38 वर्षों तक शासन किया, तो इसका शासनकाल पूरे दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे अधिक शासन करने वाले शासकों के नाम में इसका नाम आता है। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल है वह कुल 37 वर्षों का है। यहाँ पे देखिए, अगर थोड़ा टिपिकल प्रश्न बनाने को पूछा तो पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले सबसे ज्यादा शासन करने वाले दूसरे नंबर पर किसका कार्यकाल है? तो उसका नाम हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगर पहले नंबर की बात करेगा तो उसका नाम है बहलोल लोदी जिसने 38 वर्षों तक शासन किया। दूसरे नंबर पे बात की जाएगी तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक जिसने कुल 37 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। अब देखिए, जो चौथा बिंदु यहाँ पे है इसको भी ध्यान देना है। 1236 से लेकर के, अर्थात जब इल्तुतमिश का शासनकाल समाप्त होता है, 1236 से लेकर के 1296 तक कुल 10 सुल्तानों ने शासन किया। ठीक, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर परीक्षा में प्रश्न बन भी गया कि 1200 प्रश्न बना भी है, ठीक है, 1236 ईस्वी से लेकर के 1296 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने शासकों ने शासन किया? वह थे 10 सुल्तानों ने। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 1236 से लेकर के 1246 की अवधि में कुल 5 सुल्तान आए। मात्र 10 वर्षों में कुल 5 सुल्तानों ने दिल्ली पर शासन किया। अब पांचवा बिंदु यहाँ पे देखिए, नासरुद्दीन खुसरो शाह, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी जो थे, ये सुल्तान हिंदू माँ की संतान थे। आपको यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको बता रहे हैं। देखिए, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है इन शासकों को लेकर के कि निम्नलिखित में से कौन शासक है जिनकी माता हिंदू थी
या कितने शासक थे? तो नाम 1, 2, 3 और 4, 4 शासक दिल्ली सल्तनत में ऐसे थे कि जिनकी माता हिंदू थी। ठीक है, अब देखिए अगर इनमें चारों की बात की जाए तो नाम है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह के बाद नाम है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के बाद नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बाद नाम है सिकंदर लोदी। अर्थात ये 4 शासक ऐसे हैं दिल्ली सल्तनत में जिनकी माता हिंदू थी। ठीक है, अब देखिए जो छठा बिंदु यहाँ पे है कि सल्तनत में सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वह था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किस शासक का था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक का। उसका जो साम्राज्य था उसके साम्राज्य में कुल 23 प्रांत शामिल थे। ठीक है, अर्थात उसका जो प्रांत था वह 23 प्रांतों में विभाजित था। ठीक, अब देखिए 7वां बिंदु यहाँ पे है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक है, आपको ध्यान देना है दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान की बात की जाए तो वह था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद वही है जो गुलाम वंश का शासक था, जो अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद शासक बना। ठीक है, अब इसके बाद जो शासक बना था वह था बलबन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो तुर्क सुल्तान था उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, जो कि तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। ठीक है, यहाँ पे गुलाम वंश में एक नासिरुद्दीन महमूद है, एक नाम है तुगलक वंश में। नासिरुद्दीन महमूद जो है यह तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 8वां बिंदु है उसमें नाम है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। आपको ध्यान देना है अगर पूरी दिल्ली सल्तनत का नाम पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन है तो वह है इब्राहिम लोदी। ठीक है, जो कि लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था। ठीक, अब देखिए जो 9वां बिंदु है वह उसमें उसको लेकर के मोहम्मद हबीब है जो इतिहासकार हैं। इन्होंने अपना विचार दिया है कि मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से तथा राजनीतिक इतिहास का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है, ये परीक्षा में पूछा जाता है हायर में नेट में कि मध्यकालीन भारत का जो बौद्धिक इतिहास है वह शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से प्रारंभ होता है तथा जो राजनीतिक इतिहास है उसका आरंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है। तो साथियों इस तरीके से जो महत्वपूर्ण चीजें थी हमने बताई। अब देखिए अब हम इसके बाद की जो क्लास होगी वह शुरू करेंगे ममलूक वंश या गुलाम वंश, जिसे दास वंश भी कहा गया। अब इसके अंतर्गत हम पूरा जो ममलूक वंश है उसकी चर्चा हम करेंगे। इस तरीके से खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, एक एक करके सबकी चर्चा हम करते जाएंगे। अब पूरा क्लास इसलिए पढ़ाएंगे पूरा चैप्टर ताकि जो कोर्स है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।